टॉपिक है वो है मैनेजमेंट ऑफ फिज़िकली मेंटली एंड सोशली चैलेंज चिल्ड्रन। तो फिज़िकली मेंटली एंड सोशली जो हैंडीकैप चिल्ड्रंस जो है उनका मैनेजमेंट जो है वो कैसे करना है, उसके कॉजेज़ क्या क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, दिस इज़ फ्रॉम योर 6th यूनिट इन चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग पीडिया। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फिज़िकली में कौन कौन से आते हैं। फिज़िकली में आता है सबसे पहले ब्लाइंडनेस मतलब कि विच कांट सी फ्रॉम देयर आइज़। और दूसरा जो है डेफ एंड डम में जो है कि जो बोल नहीं पाते और जो सुन नहीं पाते उनको कहता है डेफ एंड डम। तीसरा जो है वो कंजेनाइटल मेलफॉर्मेशंस मतलब कि फ्रॉम बाय बर्थ जो है उसमें जो भी मेलफॉर्मेशंस होता है, जैसे क्लेफ्ट लिप हो गया। क्लेफ्ट लिप में आपको पता है कि लिप्स जो है वो यहाँ पे क्या ऐसा देखने को मिलेगा कि यहाँ से क्या है कि उसका पार्टीशन हो रखा है, एज वेल एज पैलेट जो है उसमें पार्टीशन हो रखा है, वो देखने को मिलेगा। और दूसरा जो है वो है क्लब फुट में आपको बहुत सारे वैरायटीज़ है उसमें। तो क्लब फुट में जैसे फुट जो है नॉर्मली ऐसा रहता है, जो पैर के जो फुट है वो ऐसे उसका जो नॉर्मल पोजीशन है उससे क्या है अबनॉर्मल पोजीशन में क्या है कि जो फुट जो है अबनॉर्मल पोजीशन में, दैट इज नोन एज अ क्लब फुट। तो दिस इज ऑल अबाउट द फिजिकली हैंडीकैप में कौन कौन सा आता है, ब्लाइंडनेस जो देख नहीं सकते, जो सुन नहीं सकते, जो बोल नहीं सकते। और दूसरा जो है अगर बाय बर्थ जो है वहाँ पे कोई भी कंजेनाइटल मेलफॉर्मेशंस हो रखा है, दैट इज नोन एज अ फिजिकली हैंडीकैप मतलब कि फिजिकली जो है जो भी आपको देख जो यू कैन सी फ्रॉम योर आइज़। तो ये जो चीज़ें जो है फिजिकली जो भी प्रॉब्लम्स होती है, मेलफॉर्मेशंस होती है, दैट इज नोन एज अ फिजिकली हैंडीकैप। इसका कॉजेज़ क्या क्या हो सकती है। कॉजेज़ है बर्थ डिफेक्ट, बर्थ के टाइम में कोई भी डिफेक्ट होने की वजह से हो सकता है। मेल न्यूट्रिशन, जो मदर जो है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, जब प्रेगनेंसी के टाइम क्या है कि अगर उतना न्यूट्रिशन जो है नहीं ले पाया, जिसके वजह से कोई भी न्यूट्रिशन के डेफिशिएंसी की वजह से क्या हो रहा है कि बेबी को वो जो है इफ़ेक्ट पड़ रहा है, जिसके वजह से वहाँ पे हैंडीकैप मेल फॉर्मेशन होकर बेबी जो है वो बर्थ ले रहा है। दूसरा जो है इन्फेक्शन जो है यहाँ पे दोनों तरफ से है, मदर एज वेल एज द चाइल्ड। मदर का ऐसा है कि इंट्रा यूट्रिन पीरियड में मतलब कि जब बेबी जब प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर कोई भी इन्फेक्शन हो रखा है, जैसे टॉर्च है, टॉर्च में आपको टॉर्च का जो फुल फॉर्म है उसमें टॉक्सोप्लाज्मोसिस है, उसके बाद सिफिलिस हो गया, हर्पिस हो गया। तो ये सारे जो भी प्रॉब्लम्स जो है अगर हो रखा है, इसके वजह से क्या है कि बेबी के ऊपर क्या होता है काउंटर इफेक्ट पड़ जाती है। फॉर दैट रीज़न कंजेनाइटल मेलफॉर्मेशन हो सकती है या फिर कोई भी फिजिकली हैंडीकैप बच्चा जो है वो हो सकता है। दूसरा जो है एक्सीडेंट्स में बहुत सारे एक्सीडेंट, जैसे कि मदर जो है मदर का अगर बेबी जो है पेट में होने के टाइम पे यूट्रस में जब बेबी जब ग्रोथ हो रहा होगा, तब अगर मदर का कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है, एकदम से गिर जाना या फिर हैवी वेट उठाना या फिर किसी भी रीज़न की वजह हिट हो जाना, या फिर आफ्टर बर्थ जो है बच्चा जो है अगर बिस्तर से गिर जाना, हाथ से गिर जाना, बच्चे के ऊपर कोई भी हैवी लोड ऑफ सामान जो है वो गिर जाना, कोई भी चीज़ जो है, तो बहुत सारे टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट्स हो सकती है जिसके वजह से फिजिकली हैंडीकैप हो जाता है बच्चा। तो दिस आर द रीजन कॉजेज़ जो है फिजिकली हैंडीकैप बच्चा तभी हो सकता है अगर बर्थ डिफेक्ट है, मेल न्यूट्रिशन है, इन्फेक्शन हो रखा है और फिर एक्सीडेंट्स हो रखा है। दिस इज ऑल अबाउट द फिजिकली हैंडीकैप चिल्ड्रंस। एंड नाउ विल कम टू मेंटली हैंडीकैप चिल्ड्रंस। मेंटली हैंडीकैप चिल्ड्रंस जो है वो उसका क्या होता है, इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग जो है वो थोड़ा सा कम हो रहा होता है। इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग जो है बहुत कम हो रहा होता है, जिसको हम लोग अभी मेंटली रिटार्डेड जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि सोसाइटी के साथ हैंड टू हैंड नहीं चल पाता है, वो उनका जो थॉट प्रोसेस जो होता है वो बहुत स्लो होता है, और कभी कभी क्या होता है थोड़ा सा अलग तरीके से वो जो है उनका फंक्शनिंग होता है, जिसके ये बिहेवियरल भी हो सकता है, साइकोलॉजिकल भी हो सकता है, ये न्यूरोलॉजिकल भी हो सकता है, ईदर वे। तो इसके कॉजेज़ क्या है, कॉजेज़ है जेनेटिक, इसीलिए अगर जीन के कोई भी अलील्स है वहाँ पे अगर कोई भी प्रॉब्लम है, दैट कैन शो इन द बेबी ऑल्सो। तो इसमें क्या है कि अगर फादर या मॉम जो है उसके दोनों में से अगर कोई भी डिफेक्टेड है उसके वजह से भी हो सकता है। अगर उस फैमिली ट्री में अगर किसी को भी डिफेक्टेड पर्सन है उसके वजह से भी क्या है बेबी जो है वो मेंटली हैंडीकैप हो सकता है। साथ ही साथ क्या है सोशल फैक्टर में क्या है कि अगर आसपास के जो लोग होते हैं सोशल फैक्टर्स में, जैसे जो बच्चे पेयर प्रेशर्स में रहते हैं, पेयर प्रेशर में ऐसा होता है कि बहुत सारे प्रेशर पड़ती है कि ऐसा वैसा ये वो, जैसे कि अप टू डेट रहना, उसके बाद
पेयर प्रेशर में बहुत सारे ऐसा है, जैसे कि बॉयज़ हो गए, बॉयज़ में ऐसा है कि जैसे एडोलेसेंट पीरियड आ जाती है, टाइम पीरियड जो है उसमें ऐसा होता है कि अल्कोहलिज्म, स्मोकिंग, ड्रग्स ऐसी चीज़ों में क्या है कि उनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट जो है बढ़ती है। तो वहाँ पे पेयर प्रेशर में बोलते हैं कि इफ़ यू आर नॉट, उसमें उनको क्या करते हैं कि वहाँ पे उनको फोर्स करते हैं कि यू डू दिस। तो ऐसे जो पेयर प्रेशर के वजह से एक जगह पे वो कोप अप नहीं कर पाता, जिसके वजह से क्या है कि बहुत मेंटली प्रेशर लेते हैं। सो उस रीज़न के वजह से भी डिप्रेशन में डिप्रेशन हो जाना, या फिर ओसीडी वगैरह जो होती है। नॉर्मली ओसीडीज में क्या होती है कि अगर घर पे अगर ऐसा फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं जहाँ पे बहुत साफ़ सफाई होती है, कोई भी चीज़ जहाँ से उठाई हो वहीं पे रखना है, जिस तरीके से रखा हुआ है वैसे ही रखना है। तो ऐसे जो चीज़ें जो अगर बचपन से अगर ये चीज़ जो है बार बार अगर टोकता जाए, तो एक टाइम पीरियड में आके बच्चा जो है उसके अंदर ओसीडी आ जाता है कि जो चीज़ जहाँ से उठाई है वैसे होनी चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए। तो ये सारे जो है वो सोशल फैक्टर्स में आती है। दूसरा जो है फिजियोलॉजिकल में क्या है कि फिजियोलॉजिकली वी कांट से मेंटली रिटार्डेड। फिजियोलॉजिकल में ऐसा है कि अगर फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो फिर क्या है कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ नॉर्मल पर्सन एंड द पर्सन विच इज़ हैंडीकैप हु आर हैंडीकैप्ड। तो उस वजह से जितनी भी डिप्रेशन होती है, जितने भी दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है, उसके वजह से क्या है कि कहीं ना कहीं क्या है सोशली जो है वहाँ पे थोड़ा सा एक रिलेशन जो है, एक गैप जो होती है वो आना शुरू हो जाता है। सो दैट इज़ द रीज़न फिजियोलॉजिकल। और इसके बाद है दिस इज़ अबाउट द मेंटली। दूसरे जो है वो सोशली है। सोशली मतलब कि हैव डिस्टर्ब्ड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर हेल्दी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ड्यू टू सोशल फैक्टर। सोशल फैक्टर में ऐसा है कि पेरेंट्स वगैरह जो होते हैं, नॉर्मली क्या होता है कि पेरेंट्स जो है आजकल जो है ज़्यादातर क्या है कि ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करते हैं, बट इन सम फैमिलीज़ प्रेशराइज करते हैं, यू हैव टू बिकम दिस, तुम्हें यही बनना है, तुम्हारा इतना 90 अबव मार्क्स आना ही आना है। तो कहीं ना कहीं वो प्रेशर के वजह से क्या होता है कि जो पर्सन जो है वो सोशली क्या होता है कि इंट्रोवर्ट होना शुरू हो जाता है, वो किसी से ज़्यादा मिलना वगैरह जो पसंद नहीं करते हैं। और ऐसी जगह पे ग्रो अप करना जहाँ पे जो पेरेंट्स जो है एक दूसरे से जहाँ पे बहुत ज़्यादा फाइटिंग चलता है और बहुत ज़्यादा क्या है कि वायलेंस हो रहा होता है घर पे, तो ऐसी जगह पे क्या है बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट होना शुरू हो जाते हैं। सो दिस इज़ द रीज़न कि सोशल फैक्टर में क्या है कि सोशली हैंडीकैप मतलब कि बच्चा जो है किसी और से बात करना ही नहीं चाहता। अगर पेरेंट्स के बीच में झगड़ा हो रहा है, फाइटिंग हो रहा होता है, झगड़ा हो रहा होता है, या फिर ऐसे एनवायरनमेंट में है जहाँ पे बहुत ज़्यादा वायलेंस है, तो बच्चा जो है वो किसी और के साथ जो है इंटरेक्ट नहीं कर पाता है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट वहाँ पे नहीं होता है और बहुत इंट्रोवर्ट जो है वो हो जाते हैं। सो दैट इज़ द रीज़न कॉजेज सोशल फैक्टर्स में। तो बहुत एनवायरनमेंट के हिसाब से क्या है कि बच्चा का जो एनवायरनमेंट है अगर बहुत पॉजिटिव वाइब्स है तो बच्चा का जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छा होगा, इंटेलेक्चुअल लेवल भी बहुत अच्छा होगा, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगा। अगर एनवायरनमेंट जो है वहाँ पे अगर ऐसा वायलेंस हो गया, क्रुएल्टी वगैरह हो गया, और वहाँ पे अगर ऐसा कोई भी नेगेटिव चीज़ें जो है एनवायरनमेंट है, तो बच्चा का पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा उनके ऊपर। सो दैट इज़ द रीज़न सोशली हैंडीकैप जिसको हम बोलते हैं, जो सोशली क्या है कि इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं किसी भी एक रीज़न के वजह से। तो इन सब का मैनेजमेंट जो है वो हम कैसे करेंगे? अर्ली डायग्नोसिस मेंटली, सोशली एंड फिजिकली हैंडीकैप जो है उनका मैनेजमेंट कैसे करेंगे? सबसे पहले तो अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। अगर डायग्नोसिस हो सकता है एज अर्ली एज पॉसिबल तो अर्ली डायग्नोसिस करें और उसके बाद क्या है उसका ट्रीटमेंट करें। ये जो है ट्रीटमेंट का है। दूसरा जो है वो हिस्ट्री टेकिंग ले। हिस्ट्री टेकिंग अगर जैसा अभी यहाँ पे बोला गया था जेनेटिक है, मेंटली रिटार्डेशन में जेनेटिक वर्ड जो आया है जेनेटिक, हिस्ट्री टेकिंग से हमें पता लगेगा कि ओके फैमिली ट्री जब हम बनाएंगे उसमें जो भी अगर वहाँ पे कोई भी एक डिफेक्टेड पर्सन है तो उसकी वजह से हो रखा है, तो इससे हम पता लग जाएगा। हिस्ट्री टेकिंग में और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे कि घर का एनवायरनमेंट कैसा है, कौन सा पीयर प्रेशर आ रहा है, यहाँ पे क्या होता है कि बिहेवियरल प्रॉब्लम है या फिर कोई भी ऐसा है कि जिसके वजह से क्या है कि किसी का पीयर प्रेशर वगैरह हो रहा है, तो ये सब कुछ चीज़ें जो हिस्ट्री टेकिंग के थ्रू हमें पता लगेगा जब हम लोग 1-to-1 बात करेंगे। उसके बाद PES फिजिकली एग्जामिनेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे फ्रॉम टॉप टू बॉटम। इसमें जैसे क्लेफ्ट फुट हो गया, उसके बाद ये क्लेफ्ट पैलेट वगैरह हो गया, क्लेफ्ट लिप वगैरह हो गया, तो ऐसे जो चीज़ें हैं वो सारे जो भी हम लोग फिजिकली जो है हम एग्जामिन करके हम पता लगा पाए, तो इसलिए
हम फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे और साथ ही साथ जो है इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अगर कोई भी इन्फेक्शन वगैरह है, वी शुड नो कि कौन सा इन्फेक्शन है, हर्पीस के वजह से हो रखा है या फिर सिफिलिस या फिर कोई भी अदर वायरस के वजह से हो रखा है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है। तो ये सब कुछ पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे, ताकि शुरू में ही हम उसको टैकल कर पाए प्रॉब्लम को। तीसरा जो है वो है रेगुलर मेडिकल सुपरविजन। रेगुलर मेडिकल सुपरविजन जो है वो करना है। ऐसा नहीं है कि एवरी वीक और 2-3 डेज़ के एज नीडेड जो है उनका रेगुलर मेडिकल सुपरविजन जो है वो करना है। उसके बाद है करेक्शन ऑफ डिफॉर्मिटी। कोई भी डिफॉर्मिटी है तो उसका करेक्शन करना है। जैसे हेयरिंग में प्रॉब्लम है, सुनने में अगर प्रॉब्लम है तो फिर हेयरिंग एड जो है वो देना है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि बहुत ऐसे लोग होते हैं जिनको कलर्स नहीं पता लगता, उनके आइज से दिखता तो है लेकिन सब ब्लैक एंड वाइट दिखता है। तो ऐसे ग्लासेस आती है जिसके वजह से कलर्स जो है वो दिखने लग जाती है। तो ऐसी चीज़ें जैसे हेयरिंग एड हो गया, कान में मशीन लगती है, या फिर ऐसा चश्मा ले ले जहाँ पे कलर जो है वो दिखने लग जाए। तो ऐसी चीज़ें जो है हम लोग उनको करेक्शन डिफॉर्मिटी जो है हम लोग करें। साथ ही साथ क्या है कि 5th जो है फिजियोथेरेपी एंड एक्सरसाइज। फिजियोथेरेपी एंड एक्सरसाइज में क्या है कि इसमें एक्सरसाइज करवाना है ताकि अगर कोई भी फिजिकली अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो फिर वो सही हो जाए। जैसे चलने में प्रॉब्लम है तो फिर रोज़ जो है फिजियोथेरेपी करवाए, साथ ही साथ एक्सरसाइज करवाए, ताकि धीरे धीरे क्या है मसल्स एंड बोन्स जो है वो स्ट्रॉन्ग हो। उसके बाद क्या है कि जो हैंडीकैप हो रखा है वो नॉर्मल पर्सन बन जाए। 6th इज़ ऑक्यूपेशनल थेरेपी। ऑक्यूपेशनल थेरेपी मतलब यहाँ पे क्या होता है कि ऑक्यूपेशन में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, जैसे वर्क प्लेस में अगर कोई भी प्रॉब्लम तो उसमें थेरेपी करवाए। इसमें काउंसलिंग वगैरह होगा, कॉग्निटिव काउंसलिंग हो गया, बिहेवियरल काउंसलिंग वगैरह हो गया, ग्रुप काउंसलिंग हो गया। तो ये सारा काउंसलिंग जो है वो करवाए। उसके साथ ही साथ क्या स्पीच थेरेपी में एवरीडे कोई ना कोई वर्ड्स जो है बोलना होता है। तो इसमें एक एक वर्ड जो है बात करने की कोशिश करवाते हैं। तो स्पीच थेरेपी जो है वो करवाए। साथ ही साथ जो है 8th में जो है काउंसलिंग एंड गाइडेंस टू पेरेंट्स एंड फैमिली मेम्बर्स। जो फिजिकली, सोशली एंड मेंटली हैंडीकैप जो चिल्ड्रंस जो होती है, उनके पेरेंट्स एंड फैमिली मेम्बर्स जो होती है, उनको हम काउंसलिंग दें, उनको एक गाइडेंस दें कि ऐसे बच्चों के साथ कैसे डील करना है, घर पे उनके साथ कैसे डील करना है, ये बच्चे जो है उनके दिमाग में क्या चल रहा होता है और किस तरीके से इन बच्चों के साथ डील करना है जिस वजह से कम्युनिकेट कर पाए और उनके लिए भी आसान हो। सो दिस इज़ द रीज़न। द 9th इज़ आवर रेफरल जो है रेफरल करना है। अगर कोई भी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे मोर डायग्नोसिस, मोर ट्रीटमेंट जो है अगर चाहिए होगा, इफ़ नीडेड, तो फिर उनको रेफरल करना है, रेफ़र कर देना है अलग जगह पे जहाँ पे उनका ट्रीटमेंट और अच्छी तरीके से हो। लास्ट इज़ आवर रिहैबिलिटेशन में बहुत सारे आएंगे, जैसे अल्कोहलिज्म हो गया, ड्रग्स वगैरह हो गया। जिस चीज़ का बहुत ज़्यादा एडिक्शन हो रखा है, उस चीज़ से क्या है कि उसको कम करने के लिए रिहैब में हम भेजेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ द हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन। आई होप आज का क्लास जो आपको समझ में आ गया हो।